वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शेख मोहम्मद यूनुस साहब से बात करेंगे। शेख साहब, ये सीबीएस न्यूज़ की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि जो है वो इस तरह के मामला सामने आए हैं, इस पे क्या आप कहेंगे कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है नेतन्याहू और सीबीएस का, कोई गठजोड़ है? बहुत शुक्रिया मतीन साहब। इसमें जो सीबीएस न्यूज़ वाला मामला है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। जिस तरह की इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं उसको पूरी दुनिया में जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात की नज़र से देखा जा रहा है। ये जो सीबीएस न्यूज़ है इसकी अगर हम बात करें तो 12 मई को इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। 12 मई को हमने ये देखा, सबसे पहले सीबीएस न्यूज़ पे एक ख़बर नशर की जाती है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की जो नूर खान एयर बेस है, ये जो पिंडी के अंदर मौजूद है, तो ये मतीन साहब ये बड़े एक गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है और वहाँ की जो सराउंडिंग है, अगर आप उस सराउंडिंग में देखेंगे वहाँ के घरों से भी बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ कौन कौन सा जहाज़ खड़ा हुआ है, कौन सी मिलिट्री का जहाज़ है, कौन से मुल्क का जहाज़ है। उनमें बाकायदा जो सारी जो उनकी जो लेबल्स वगैरह हैं, उनके मोनो वगैरह हैं, वो सारे पढ़े जा सकते हैं। तो सीबीएस न्यूज़ पर जो बड़ा वाज़ेह तौर पे एक सोची समझी स्कीम के तहत उन्होंने 12 मई को ये ख़बर नशर की और इस ख़बर को बाकायदा एक मुहिम के तहत पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया है, जो इंडियन मीडिया है, जो सोशल अकाउंट्स हैं, उन्होंने इस ख़बर को पिक किया। और इसके ऊपर आप अगर इंडियन मीडिया को आप 12 मई को 13 मई का अगर आप इंडियन मीडिया की वो सारी पोस्ट देखेंगे, वहाँ के डिजिटल मीडिया को देखेंगे, वहाँ के गोदी मीडिया को देखेंगे, आपको ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि इस खबर को जितनी कवरेज मिली तो उसको एक बिल्कुल एक प्लान के तहत किया गया। जिस वक्त सीबीएस न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की, वहाँ के फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया, वहाँ के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया, इसराइल के जो जेरूसलम पोस्ट है उसने भी रिपोर्ट किया। आप अगर 13 मई को देखेंगे तो इंडियन मीडिया के अंदर ये सबसे बड़ी खबर थी। तो इस खबर को इतना उछाला गया और इस तरह उछालने के बाद जिस वक्त हमने अगले दिन देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना के विजिट पे जा रहे थे, एयरपोर्ट पे डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में भी सवाल किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि अब जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान की नूर खान एयर बेस है उसके ऊपर ईरानी जहाज़ खड़े हुए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के हक़ में बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमारा बड़ा बाएतमाद साथी है। वो जो खबर नशर हुई है या हो रही है, जो इसके ऊपर बहस चल रही है, वो सब झूठ है। तो उसके बाद जो है ना इस मामले को थोड़ा सा वो उसको जो पजीराई मिल रही थी पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से, जो पाकिस्तान के मुखालिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसकी तरफ से, वो थोड़ी सी कमी आती है। लेकिन मतीन साहब, उसमें हम 12 मई को अगर हम देखते हैं तो हमें 12 मई को कुछ और डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। 12 मई को नेतन्याहू का सीबीएस न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू शाया होता है और वो इंटरव्यू में जो नेतन्याहू है, जो 60 मिनट्स प्रोग्राम है सीबीएस न्यूज़ का, उसमें नेतन्याहू बैठकर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। और उस अगर प्रोग्राम को और उस इंटरव्यू को आप उठा के देखेंगे तो ये आपको बड़ी चीज़ क्लियर नज़र आएगी। वो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा बात पाकिस्तान के मौजू पे की जाती है। पाकिस्तान के मौजू पे इसलिए की जाती है कि इसराइल को जो अमेरिका के अंदर नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से वहाँ के रिपब्लिकन्स, वहाँ के डेमोक्रेट्स इसराइल के ख़िलाफ़ चले गए हैं, तो नेतन्याहू ने इसका बरमला इजहार किया है कि ये जो इसराइल की हिमायत अमेरिका के अंदर कम हो रही है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने इस इंटरव्यू को, इस बात को सीबीएस न्यूज़ के बाद वहाँ का पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये भी इसको जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह कवर करता है। ये भी एक सोची समझी जो स्कीम थी। उसके बाद मतीन साहब, हम तीसरी जो डेवलपमेंट 12 मई को देखते हैं वो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आती है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट आती है, अल जज़ीरा ये लिखता है कि अल जज़ीरा ये कहता है कि पाकिस्तान ईरान की तरफ ज़्यादा झुका हुआ नज़र आता है।
پاکستان ایران کی مثبت تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، پاکستان ایران کی مثبت تصویر امریکہ کے سامنے پیش کرتا ہے، پاکستان جو اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اس میں وہ ایران کی طرف زیادہ جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ متین صاحب ہم اگر ساری چیزوں کو ہم ملائیں تو 12 مئی کو یہ ایک اسرائیلی جو لابی ہے، جو اسرائیل کی جو ایک سمجھے کہ ایک پورا ایک میکانزم ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بالکل متحرک ہو چکا ہے۔ اس سے اگلے دن متین صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت امریکن سینیٹر ہیں لنڈسے گراہم، اس کو ہم دیکھتے ہیں جو یہ ہے تو وہ امریکن سینیٹر، لیکن دنیا ان کو کہتی ہے ان کا وہ اصل میں وہ اسرائیل کی بات امریکہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ سینٹ کے اندر وہ یہ بڑا واضح طور پہ ایک قرارداد پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اب جو پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف زیادہ ہے تو اس کے لیے جو ہے نا امریکہ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی دن متین صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یہ جو چاروں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو یہ چاروں چیزیں سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے نا وہ جتنے بھی پاکستان کے خلاف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے اس کے اوپر ان کو بڑی کوریج ملتی ہے۔ اگر ہم ان سارے معاملات کو تھوڑا سا باریک بینی سے ایک کڑیاں ملا کے اگر دیکھیں تو پاکستان کے خلاف اسرائیل کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے یہ جو ایک پورا ایک گٹھ جوڑ بن چکا ہے، یہ پوری ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ساری چیزیں یہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایران نے نیوکلر بم کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر دوبارہ اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ بم بنا لے گا، اس کو بھی جو ہے نا وہ بڑا اسی دن جو ہے نا بڑی کوریج دی جاتی ہے۔ اس کے بعد لنڈسے گراہم ہے، جو آپ کو یاد ہوگا لنڈسے گراہم جو امریکہ کے اندر جو سب سے بڑی ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کی مخالفت کرتی تھی، جو سب سے زیادہ جو اس جنگ کی مخالفت کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی تھی وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لنڈسے گراہم نے یہ کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے اندر ایسے ڈاکومنٹ سامنے لائیں گی جو امریکن صدر تھے جان ایف کینیڈی، ان کو جس طریقے سے مارا گیا ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں، تو میں یہ سارے ثبوت پیش کروں گی کہ جان ایف کینیڈی کی جو ان کو مارا گیا تھا، ان کو گولی سے چلا کر ان کو قتل کیا گیا تھا، اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ تو لنڈسے گراہم کے گھر 13 مئی کو ایک جو سٹرائک ہوتی ہے CIA کی طرف سے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا جاتا ہے اور جو بھی ایویڈنس ان کے پاس موجود تھے ان کو وہاں سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں جو فرانس جو ہیں، فرانس کے صدر جو ہیں ایمانوئل میکرون، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جو اس جنگ کے خلاف جو امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے خلاف بھی ایک مہم چلائی جاتی ہے۔ ان کا ایک جو اسی دن 13 مئی کو جو اسرائیل کی طرف سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا واضح طور پہ ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ جو اسرائیلی جو فرانسیسی صدر ہیں میکرون، ان کا ایک ایرانی اداکارہ کے ساتھ ایک افیئر چل رہا ہے، اور ایرانی اداکارہ کی ان تعلقات کی وجہ سے جو میکرون ہیں انہوں نے جو ایران کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا۔ اس پراپوگنڈا کا پیچھے بھی ہمیں بالکل ایک اسرائیلی لابی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں جو سٹیمر ہیں جو برطانوی پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر بھی استعفے کے لیے دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ جو اس کی بھی وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ سارے معاملات اسرائیلی لابی کر رہی ہے۔ اسرائیل کی لابی ایک بالکل ایک منظم ایک پوری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی 2 دنوں میں 12 اور 13 مئی کے دوران ہمیں جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، ان کے آفس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جو UAE جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے UAE کا ایک خفیہ دورہ کیا، اور نہ کہ UAE کے جو اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں صدر نیتن یاہو انہوں نے دورہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو موساد کے چیف ہیں ڈیوڈ برنیا انہوں نے بھی 2 دورے کیے۔ یہ سٹیٹمنٹ جب جاری ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا UAE بڑا حیران ہوتا ہے، بہت شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ UAE کے جو اسرائیل کے صدر
इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनके ऑफिस से ऐसी स्टेटमेंट जारी होती है जो यूएई को समझे कि किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती। और इस स्टेटमेंट के बाद यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एक बयान आता है कि ये जो खबर जो जारी हुई है वो बिल्कुल झूठ है। अब ये देखें कि जिस तरीके से इस्राएली वज़ीर आज़म ने, नेतन्याहू ने, उनके ऑफिस ने यूएई को पूरी दुनिया के सामने लाकर नंगा कर दिया, ये भी सिर्फ इसी वजह से था कि ईरान को इस बात का पता चले और ईरान गुस्से में आकर, इश्तियाल में आकर इस सीज़ फायर को ख़त्म करे और सीज़ फायर को ख़त्म करने के बाद यूएई को ईरान की जो लड़ाई दोबारा शुरू। उसके साथ साथ मतीन साहब हम ये देखते हैं इन्हीं 2 दिनों के अंदर जो इसराइली जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है कान न्यूज़, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होती है। उसमें यह कहा जाता है कि ये जो अमेरिका इसराइल ईरान की जंग में यूएई ने ईरान पर बहुत सारे हमले किए और जो उसमें कोड किया जाता है, जिस वक्त ये सीज़ फायर हो चुका था तो ईरान के लवान जजीरे के ऊपर जो उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो हमला किया जाता है वो ना अमेरिका ने किया ना इसराइल ने किया, वो यूएई की तरफ से किया जाता है। और इसका एविडेंस भी वो पेश करते हैं कि इनके पास जो मिराज तैयारे हैं वो जो सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ यूएई के पास हैं, वो इनके ज़रिए हमला किया गया। उसके साथ साथ मतीन साहब हम एक और चीज़ देखते हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है कि सऊदीया भी इस जंग में अमेरिका और इसराइल के साथ शामिल था। तो जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं उसमें सऊदीया ने भी किए। अगर इन सारी चीज़ों को आप मिलाएंगे, सारी चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे तो आपको ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आएगा जो इसराइली लॉबी है, जो इसराइल के लोग हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रहे हैं किसी तरीके से ये जंग दोबारा शुरू हो। अच्छा मतीन साहब, अगर आप इसको ज़रा थोड़ा सा डीपली ऑब्ज़र्व करेंगे तो इस जंग में फ़ायदा किसको है? ये जंग इसराइल दोबारा शुरू क्यों करना चाहता है? अगर आप अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका के पास इस वक्त असला ख़त्म हो चुका है, उसकी इकानमी इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। आपने देखा ये विज़िट के दौरान वो चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। हमने ये देखा उसी सिलसिले में चाइना ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका के अंदर। उसमें हम ये देख रहे हैं चाइना वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने जा रहा है। तो अमेरिका के हक़ में ये जंग नहीं है, उसके पास हथियारों की बिल्कुल कमी हो चुकी है। अगर आप उसको थोड़ा सा उसमें नज़र दौड़ाएंगे, टोमोहॉक मिसाइल हैं वो उनके पास ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, थर्ड इंटरसेप्टर्स हैं, पैट्रियट हैं, वो आपको पता है इनके पास ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। जो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, पेंटागन की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि 60 से 70% जो इनके मिसाइल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप सऊदीया को देखेंगे उनके हक़ में भी ये जंग नहीं है। अगर आप यूएई को देखेंगे, इस जंग से यूएई को इतना नुकसान हो चुका है, उनकी मईशत तबाह हो चुकी है। और ईरान को देखेंगे आपको ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि ईरान के हक़ में भी ये जंग नहीं है। तो ये जंग किसके हक़ में है? ये असल मामला जो है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का है। उनकी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, आने वाले दिनों में वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उनकी अपनी हुकूमत गिरफ़्तार करने जा रही है। और आपको ये बड़ा ताज्जुब होगा ये बात सुनकर, जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जो बर्तरी है उनकी पार्लियामेंट के अंदर, उनके कैंसेट के अंदर वो भी खो चुके हैं। अब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐसी कोई सिस्टम जो है ना वो अपने मुल्क के अंदर लाना चाह रहे हैं जिससे आने वाले इलेक्शन डिले हों। अगर ये जंग शुरू नहीं होती तो आप ये बड़ा वाज़े तौर पे देखेंगे कि जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू वो पकड़े जाएंगे और पाबंद सलासल होंगे। तो इस सारे मामले को अगर देखें तो आपको ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आएगा। ये जो CBS न्यूज़ के जो मालिक हैं इनका नाम है डेविड एडिसन। ये एक टेक बिलियनियर हैं और ये ओरेकल नाम की एक कंपनी है, उनके ओनर हैं लैरी एडिसन, ये उनके बेटे हैं। वो लैरी एडिसन कि आप अगर थोड़ा सा जाकर रिसर्च करेंगे, इसके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आएगा। लैरी एडिसन वो शख्स है जो इसराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए, जो इसराइल को अपना दूसरा घर मानता है। आपको ये 2019 में भी ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आया था। जो IDF है, जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका सबसे बड़ा डोनर, उनको सबसे ज़्यादा इमदाद देने वाला ये CBS न्यूज़ का
मालिक जो लैरी एडिसन है ये है। और आप अगर ये देखेंगे, आप इसकी ज़रा थोड़ी सी और तहकीक करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ इनकी समझे कि अब बड़ी गहरी दोस्ती है। इनके लैरी एडिसन के पास हवाई एक जजीरा है, हवाई के अंदर एक जजीरा है जहाँ के नेतन्याहू अपनी फैमिली के साथ अपने जो घर वाले हैं उनके साथ अपनी छुट्टियां गुजारने जाते हैं। जो ओरेकल कंपनी है, 2019 में हमने ये भी देखा था कि नेतन्याहू को इसके अंदर डायरेक्टर की पोस्ट जो है ना वो ऑफर की गई थी, उनको डायरेक्टर का एजाजी ओहदा दिया गया था। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि लैरी एडिसन ने एक फंड काम किया था जो जेरूसलम के हेल्प के लिए, जो एडिसन हेल्प फंड फॉर जेरूसलम, उसके अंदर $60.6 मिलियन वो जो हमारी जो मस्जिद अक्सा है उसके इर्द गिर्द खुदाई के लिए दिए गए थे। वो खुदाई इसलिए की जा रही है कि मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमज़ोर हो जाएं और मस्जिद अक्सा दोबारा गिर जाए। जो लैरी एडिसन जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़, वो ये बिल्कुल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। ये CBS न्यूज़ का ये जो सारा मामला चला है, ये बिल्कुल समझे कि ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, आपके सामने मैंने पेश कर दी हैं, इससे बड़ा ये वाज़े तौर पे नज़र आता है ये जो CBS न्यूज़ है, जो अमेरिकन न्यूज़ चैनल है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक है और इसराइल के साथ इसकी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ दोस्ती है। ये जो भी प्रोपेगेंडा इस पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है ये एक सोची समझी स्कीम के तहत है। जी ठीक हो गया। शेख साहब, दूसरी जानिब फिर से सूबों की बाज़गश सुनाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 32 सूबे जो है वो बनने जा रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है या ये नुकसान होगा? अच्छा मतीन साहब, ये जो सूबों वाला मामला है इसमें जो हमें वफाक की हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई नज़र आती है, उसमें आपको KPK हुकूमत भी एक पेज पे नज़र आएगी, पंजाब की हुकूमत भी एक पेज के ऊपर नज़र आएगी और सिंध की हुकूमत भी एक पेज पर नज़र आएगी। इसमें अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 32 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, 140 के करीब अजला मौजूद हैं। जो वफाकी हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पैसे जो हैं वो सूबों तक वो मुंतकिल हो जाते हैं, उसके बाद सूबों के अंदर जो नीचे जो डिस्ट्रिक्ट जो कमेटियां हैं, जो नीचे जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उस वक़्त उसके ज़रिए कुछ आगे जो है ना मामलात नहीं चलते। तो उसमें जो वफाकी NFC के तहत जो वफाक जो सूबों को पैसे ट्रांसफ़र करता है, वो ये कहते हैं कि वहाँ के जो वज़ीर आला हैं वो समझे कि एक बादशाह की शक्ल में उन पैसों के ऊपर जो है ना वो बैठ जाते हैं। वो पैसे जो है ना नीचे बल्दियाती निज़ाम तो आपको पता है कहीं मौजूद नहीं है, अगर किसी सिंध में हम थोड़ा बहुत देखते भी हैं तो, लेकिन वो ऐसा है कि वहाँ तक जो आपको पैसे जाते हुए नज़र नहीं आते। जिसकी हम सिंध के अंदर जो वहाँ का जो यूनिवर्सिटी रोड है, समझे कि जिस तरह लाहौर के अंदर माल रोड है, इस तरह का वो रोड है, वो कई साल से जो है अभी तक बन नहीं सका। वो जो भी वजूहात हैं, जो वफाक के पास जो वफाकी हुकूमत के पास जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि ये जो सूबों को पैसे NFC के ज़रिए मुंतकिल हो जाते हैं तो वो नीचे जो निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होते। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसकी बताता चलूँ। ये जो इस वक्त जो तजवीज़ पेश की जा रही है, जो इस वक्त जो ख़बरें चल रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिवीज़न लेवल पे हैं, तो उस डिवीज़न लेवल पे 32 डिवीज़न है, 140 अजला हैं और डिवीज़न लेवल पे उन 32 डिवीज़नों को सूबा बना दिया जाए। अब फ़र्ज़ करें कि मैं आपको जो लाहौर जो पंजाब की डिवीज़न है उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं। पंजाब में लाहौर डिवीज़न है, गुजरांवाला है, गुजरात है, रावलपिंडी है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, साहिवाल है, बावलपुर है और डेरा गाजी खान है। ये तकरीबन जो डिवीज़न बनती हैं पंजाब के अंदर, ये तकरीबन 10 के करीब बनती हैं। जो इस वक्त जो ख़बरें चल रही हैं, जो 28वीं तरमीम के तहत जो कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि डिवीज़न लेवल पे ये सूबे बन जाएं। ये सूबे बनने से ये होगा, ये जो डेरा गाजी खान वाले हैं, बावलपुर वाले हैं, ये बहुत दूर से जो अपने मामला तय करने के लिए लाहौर के अंदर आते हैं, इनको कई कई दिन लग जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अगर 10 डिवीज़न बन जाती हैं तो पंजाब के अंदर 10 वज़राए आला होंगे और उन वज़राए आला को अपने जो
जो डिवीज़न के अंदर हैं उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तरक्याती काम करने में और दूसरे मामलात करने में आसानी होगी। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं कानूनी तौर पर, इसमें मतीन साहब बहुत सारे मुश्किलात हैं। इसमें आपको सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत चाहिए, इसमें आपको पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए, इसमें आपको कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए, इसमें आपको बहुत सारी जगह पे आपको मुश्किलात नज़र आती हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी सारी चीज़ों का हल ये सोचा जा रहा है कि अगर एक अवामी रेफरेंडम करवा दिया जाए। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे मुल्कों में जो भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो अवामी रेफरेंडम के ज़रिए लिए जाते हैं। इसकी मिसाल हमें पिछले दिनों में बांग्लादेश की है जिसमें अवामी रेफरेंडम करवाया गया। इसमें हमारे पास यूके की मिसाल मौजूद है, अवामी रेफरेंडम करवाया गया। अब ये अवाम से जो है ना ये पूछा जा रहा है जाएगा, या एक अभी ये बात चल रही है कि इस अवामी रेफरेंडम के ज़रिए पूछा जाए कि क्या इन 32 सूबों को बनाया जाना चाहिए या नहीं। अब हम इस सिलसिले में हम देखते हैं कि सिंध जो असम्बली है उसमें एक करारदाद पेश की गई है कि सिंध के मज़ीद सूबे नहीं बनने चाहिए। लेकिन अगर ये ईरानी अवामी रेफरेंडम होता है तो ये इसमें बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या अवाम इसके हक़ में फ़ैसला देती है या अवाम इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर ये 32 सूबे बनते हैं, अगर जो इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली होती है, इससे मुझे अवाम को कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसमें जो अगर कानूनी तौर पे आप देखेंगे, इसमें आइनी तरमीम की जाएगी और बहुत सारी जगह से आपको 2/3 अक्सरियत लेना पड़ेगी। इसके अगर अगेंस्ट हम देखते हैं, ये जो अवामी रेफरेंडम है ये एक ऐसा रास्ता मौजूद है जिसके ज़रिए अवाम से जो ये पूछा जा सकता है कि क्या 32 सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल आने वाले दिनों में कुछ तय होगा कि ये मामला किस तरफ जाएगा। जी ठीक हो गया शेख मोहम्मद यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।